नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इंडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर। आज हम सोनिया अख्तर जी के साथ जुड़े हैं और आज हमारे उनके साथ इस मुलाकात का क्या रीज़न है और हम क्यों इनके साथ जुड़े हैं, वो इस वार्तालाप और बातचीत में आपको ज़रूर पता चलने वाला है। तो पहले हम इनसे कुछ बातों के बारे में ज़िक्र करते हैं, कुछ सवालों से शुरू करते हैं। तो सोनिया जी, अब जैसे आपको यहाँ आए इतना टाइम हो गया है और आप एक अपने इंसाफ की लड़ाई यहाँ पे आके लड़ रही हैं और एपी सिंह जी आपका उसमें साथ दे रहे हैं। तो ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? देखिए, जो कानूनी जितनी भी बात है, वो तो मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर, ये मेरे से बेहतर बता सकती है। जी। तो अभी तक तो क्या है, आप तो देख ही रही हैं, मैं हूँ। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक तो हूँ मैं। तो ये लड़ाई अगर कई सालों तक चलती है तो आपने क्या प्लानिंग कर रखी है उस चीज़ के लिए कि आप जैसे कह रहे हो कि जब तक आप लड़ाई लड़ोगे तब तक आप यहाँ पे हो और उसके लिए तैयार हो, तो कितना एक अप्रॉक्स आप सोच के चल रहे हो कि कितना टाइम लग सकता है आपको इंसाफ मिलने में या आपकी बात की सुनवाई होने में? देखिए, कानूनी बात तो मैं नहीं जानती हूँ। तो ये बात तो मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर ही मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकती है। और जो रहने का, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक तो मैं रहूँगी। चाहे इसके लिए जितनी भी सफ़र करना पड़े, मैं करूँगी मेरे बच्चा के लिए। आपको अपनी फैमिली से, बांग्लादेश में जो आपकी फैमिली है, उससे किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है कि आप इतना स्ट्रांगली अपने लिए ये स्टेप ले पा रहे हो और अपनी ये लड़ाई लड़ पा रहे हो? देखिए, फैमिली तो मेरे बारे में सोचेगी। फैमिली हम दोनों का बेटा के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि उसका पापा तो इंडियन है, सौरभ जी है। तो उसके बारे में तो नहीं सोचेगी। फैमिली तो हमेशा मेरे बारे में ही टेंशन करेगी, मेरे ही चिंता करेगी। तो मैं भी माँ हूँ, मेरा माँ जैसे मेरे लिए टेंशन करती है, जे मेरा बच्चा क्या कर रही है, क्या होगी, क्या है उसका। तो इसीलिए मैं मेरा बच्चा का फ्यूचर के बारे में सोच के ही मैं इंडिया में हूँ। अब जैसे ये बहुत ये केस जो है बहुत हाइप्ड हो चुका है, हर तरफ मीडिया में आपकी बात हो रही है, ये इस शादी की बात हो रही है, आपके बच्चे की बात हो रही है। तो अब आपके पति की तरफ से क्या प्रक्रिया आ रही है? वो ऐसा कोई दबाव बना रहे हैं कि आप केस वापस ले लो या फिर आप डिवोर्स की मांग कर लो, या ऐसा कुछ उन्होंने आपसे कोई बयान दिया हो, आपको डराया धमकाया हो, या कुछ भी आपसे किसी तरह की रिक्वेस्ट करी हो, मांग करी हो? नहीं, मेरे को जब मेरे एसीबी मैम ने नोएडा में काउंसलिंग किया, तब उन्होंने मेरे को बताया। मैंने पूछा था आप चाहती क्या हो? उन्होंने क्या बोला, मैं ज़िंदगी में कभी तेरे को नहीं छोड़ूंगी। तेरे को शादी क्या छोड़ने के लिए नहीं है। हम दोनों का एक बेटा है, तो मैं कुछ करती हूँ। उस टाइम पे मेरे को यही बताया। जिस टाइम पे मेरे को नोएडा में, आप सब लोग जानती है, 1 महीने 3 दिन रह के आया। तो उस टाइम पे उधर डीसीपी मैम के, कमिश्नर मैम के उधर से काउंसलिंग हुई है। तब वो एसीपी मैम के उधर हम दोनों, जैसे आप में बैठ के बात किया, उस टाइम पे ऐसे ही बात हुई है। मैंने उनको पूछा है, ऐसा क्यों हो रही है, क्यों कर रही हो? बोला है, मैं कुछ करती हूँ, तुम तो जानती हो घर में क्या हो रही है मेरे साथ। उनका जो पहला पत्नी है, उनको दबाव पे लिया है, वो 2 बच्चों को भी यूज़ किया है, जिस वजह से वो दबाव पे है। पूरा की पूरा वो दबाव पे हैं, उन फैमिली प्रेशर में है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, बट हाँ, हाँ। उनकी जो पहली पत्नी है वो दबाव बना रही हैं? देखिए, उनको छोड़ना ही होती है। मैं हमें एक बात बताना चाहती हूँ, तो वो बांग्लादेश में छोड़ के आ सकती है ना। अभी तो अप्रैल में 3 साल होने वाला है मेरा शादी का। इतनी टाइम एक लोग को छोड़ने में नहीं लगती है। तो वो नहीं छोड़ना चाहती है, वो रखना चाहती है, क्योंकि बच्चा है उसका। बहुत मतलब वो बहुत प्यार करती है बच्चा से, मेरे से। तो नहीं छोड़ सकती हूँ। पर जिस तरह से आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, अकेले आप बांग्लादेश से यहाँ आए हो अपने बच्चे के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए और एक अपने बच्चे के भविष्य के लिए, तो वो क्यों अब इतना सिर्फ दबाव के अंदर दब के वो क्यों आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं या अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप एक औरत होकर अगर इतनी बड़ी मुहिम छेड़ सकते हो, इतनी बड़ी जंग के लिए अकेले खड़े हो सकते हो, तो वो मर्द हैं, फिर भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा सोसाइटी में, आपके जितना उनको दबाव भी नहीं मिलेगा, फिर वो क्यों इतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, उनको उनको तो दबाव पे ले लिया है। जब पापा मतलब पापा को बच्चा ने विरोध करती है, जब बच्चा ऑपोजिट खड़ा हो जाती है ना, तो उस पापा के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं समझ सकती हूँ, उसका प्रॉब्लम यही है। उनको फैमिली में ने दबाव पे लिया है। उसका जब पूर्व पत्नी है रचना शर्मा, जो हिंदू पत्नी है, तो उन्होंने उसको दबाव पे लिया है, ब्लैकमेल कर रही है। बच्चा को भी उन्होंने यह किया, मतलब बच्चा को यूज़ किया है। जो उनका बच्चा 21 साल का है, अब बताइए, वो आके पापा के ऊपर हाथ उठा देगी, पापा को मतलब उल्टा सीधा कुछ गलत सलत बोल देगी, तो उस पापा के लिए कितनी मुश्किल होगी। क्योंकि ये भी उनका बेटा है, वो भी उनका बेटा है। किसी बेटा को तो नहीं छोड़ सकते ना पापा। ये उनको दबाव पे लिया है, फुल उन्होंने दबाव पे है।
ये जो आप चीज़ें कह रहे हो कि वो घर में दबाव पे हैं या उनकी बीवी जो है वो ब्लैकमेल कर रही हैं, इमोशनली टॉर्चर कर रही हैं, तो आपको कैसे इन सब चीज़ों की जानकारी मिल रही है? देखिए उसका जो रिलेटिव है, पहले तो मैं खुद ही जानती हूँ, मेरा हस्बैंड ने बताया, क्योंकि उनका जो पूर्व पत्नी है रचना शर्मा, उन्होंने बांग्लादेश जाके इस बच्चों को मारने का कोशिश किया। मैंने डीसीपी मैम को भी दिखाया, उन्होंने बांग्लादेश जाके इस बच्चा को, मेरे को मारने का कोशिश किया। जब मेरा हस्बैंड ने विरोध किया तो उन्होंने क्या बताया, तेरे को 2 दिन के बच्चा की इतनी परी है और 21 साल का बच्चा का परी नहीं है, तेरे को भी मारूंगी, इसको भी मारूंगी, उसको भी मारूंगी। तो इसीलिए मैं उनके खिलाफ भी एक यह फाइल किया है, केस फाइल किया। मेरा हस्बैंड का जान का खतरा है, ऐसा भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकती है। और रहे बात, वो क्या किया, रचना शर्मा को मैंने दीदी बुलाती हूँ, अभी भी बुला रही हूँ, क्योंकि उम्र से बहुत बड़ी है मेरे से, उनसे मेरा कोई ऐसा या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मैंने नहीं थी जब घर में, उन्होंने मेरा सारा सामान लास्ट में लेकर आ गए। आप सोचिए कितनी नैरो माइंड का है, जिन्होंने सारा सामान एक एक रस्सी तक लेके आया। आप जाइए उनके घर में, उन्होंने सारे सामान उठा के बांग्लादेश से लेकर आई है। इवन मेरा सोना चांदी भी लेके आया, क्योंकि मेरा घर है, रचना दी तो परिवार का ही हिस्सा है, मैं भी तो उनके साथ रहा। तो कोई बात नहीं, मैं गया गांव में फरीदपुर में, उन्होंने इधर से सब कुछ लेके आ गया। जब पति, मैंने आके देखा है मेरे घर में कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ बेड सिवाय जो नहीं ले सकती है, ये सब सामान छोड़ के सारे सामान, पर्दा तक, रस्सी तक लेकर आया। जब मैंने पूछा हस्बैंड को तो उन्होंने बोला कहाँ लेके गया। पहली बात मैंने बोला इंडिया लेके गया। कहा इंडिया क्या है, तेरा घर नहीं है? इंडिया भी तेरा ही घर है। वो लेके कहाँ गया है, वो तो गधा है, लेके गए तेरे ही घर में सजाएगी, तो सजाने देना, क्या दिक्कत है, मैं हूँ ना तेरे सामने, खरीद दूंगी तेरे को जो ज़रूरत होगी। इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला, ना दीदी को फ़ोन करके कुछ बोला है। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने दीदी को सिर्फ इतना ही बताया, आपने तो सारे सामान लेके गया, अब मेरा आना बाकी है, मैं भी आ जाऊंगी जल्दी, बस। तो उन्होंने आपसे कभी कांटेक्ट करने की या धमकाने की आपको किसी तरह की प्रक्रिया दी है? रचना शर्मा बहुत धमकाया मेरे को, रेफ करा देगी, उसका बड़ा बेटा भी मेरे को बोला है रेफ करा देगी। और दूसरी बात रहे, उन्होंने तो बहुत धमकाया, मार देगी, इंडिया में ये कर देगी, बेच देगी। उन्होंने कोशिश भी किया, जिस टैक्सी में मैंने एयरपोर्ट से आया था, उस टैक्सी वाला को भी बोल दिया सुनसान जगह में लेके छोड़ दे, मार दे, बेच दे। तो उस टाइम पे तो मैं अकेला आया थी इंडिया में। और दूसरी बार भी वो बच्चा को मारने का बहुत कोशिश किया। जब शिवालिका में रहा तो बच्चा को भी ऐसे फिजिकली मारने का कोशिश किया। आप सोचिए कितनी खतरनाक है। तो उसके लिए कभी आपके हस्बैंड ने कभी विरोध किया? बहुत विरोध किया। उन्होंने बोला है जब बच्चे से क्या नफरत है, सोनिया को तो तुम्हारा बच्चा से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन दोनों बच्चा को बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो बच्चा मेरे से रह के आया, वो छोटा बच्चा जो हन्नू है, उसका असली नाम मनाल है, वो मेरे को छोटी मम्मी बुलाती है, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से बुलाती है। वो मेरे से मिली है बांग्लादेश में, वो मेरे साथ रहा, खिलाया पिलाया, मैंने उसको शॉपिंग करा, बहुत घुमाया, वो मेरे से बात भी करती है, आने के बाद भी बात किया, कुछ दिन पहले भी मैंने उससे बात किया। उसके पापा ने जब मेरे से वीडियो कॉल में बात किया तो उस टाइम पे हन्नू भी सामने थी, हन्नू भी मेरे साथ बात किया। तो बहुत अच्छा है, बच्चा से कोई नफरत नहीं है। मेरा हस्बैंड ने बार बार उसका जो मम्मी है उनको पूछा है क्यों बच्चा से इतना नफरत है, ये बच्चा तो मेरा ही है, वो तीनों भाई हैं। तो वो पूरा बयान दे चुकी हैं या मान चुकी हैं कि वो आपको और आपके बेटे को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हैं? नहीं, ये देखिए, ये तो दबाव पे आके बोला है। जब रचना शर्मा साथ रहती है, आप मेरे बात बिलीव मत करिए, आप जाके पूछिए, नोएडा पुलिस से पूछिए, पुलिस मेरे से बेहतर आपको बता सकती है, क्योंकि पुलिस ने खुद बता रही है, लेडी पुलिस ने, जे तेरे हस्बैंड को तुम दोनों को बैठाना चाहती हो, बट उसका जो पूर्व पति है रचना शर्मा हमेशा ही उसको पीछे ही रहती है, उनको बताती है जो आप साइड हो जाओ, इन दोनों को बात करने दो, तकलीफ में ये दोनों है, आपका कोई रोल है ही नहीं, तो आप थोड़ा साइड हो जाओ। वो 1 सेकंड के लिए उसको नहीं छोड़ती है, मतलब 1 सेकंड के लिए को ना, नहीं जो भी बात करी, अरे पति पत्नी का बात की तुम्हारे सामने करेगी, ऐसा भी पुलिस ने उनको धमकाया, आप जाओ ना तो आपको खिलाफ या करूंगी। फिर बोला है नहीं, मैं तो सुनूंगी ही सुनूंगी। मतलब वो 1 सेकंड, उसको पता है जो मेरे से प्यार करती है, बच्चा से लगाम है, क्योंकि वो छोड़ देगी तो 100% वो बोल देगी हाँ मेरा बच्चा, मेरा पत्नी मैं लेके जाऊंगी, बट वो तक वो बोलने ही नहीं दे रही है। तो अब आगे की जो लीगल प्रक्रिया हुई है या ये केस कितना आगे बढ़ा है, वो सब जानकारी हम एपी सिंह से लेंगे, क्योंकि जैसे कि जो लीगल फैक्ट्स हैं या कितना केस ये बढ़ रहा है या किस मोड़ पे जा रहा है, वो हमें बहुत अच्छी तरह से सर ही बता सकते हैं। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे सर, इनका केस जो है वो कितनी प्रोग्रेस पे है या फिर इनका कितना पक्ष में चल रहा है, उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, पक्ष में तो पूरा है, क्योंकि हमारा देश, हमारा कानून, हमारा संविधान
और हमारे देश का महिला के प्रति आदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल हम लिखते नहीं हैं, बोलते नहीं, हम करके भी दिखाते हैं। निश्चित तौर पर अभी 33% महिलाओं को आरक्षण मोदी जी ने संसद और विधानसभा में, इसका मतलब महिलाओं के लिए सम्मान है, ये भी महिला है। और एक बच्चे को 1 साल 4 महीने के बच्चे को लेकर के बांग्लादेश से यहाँ आई हुई हैं। इनकी पति यहाँ है, मायका वहाँ है, इनका ढाका में, और ससुराल यहाँ शिवालिक में है, ग्रेटर नोएडा में है, भारत में है, उत्तर प्रदेश में है। तो उसके तहत इनसे यही इच्छा है, इनकी यही इच्छा है कि इनको न्याय मिले। और न्याय की प्रक्रिया में हमने ग्रेटर नोएडा पुलिस को कांटेक्ट किया, एनजीओ को कांटेक्ट किया, काउंसलिंग हुई, मेडिएशन हुई, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। सफल न होने के पीछे का कारण सौरभ अख्तर कहें, सौरभ तिवारी कहें, वो तो हैं इच्छुक, लेकिन जो उनकी पहली पत्नी है वो कहीं ना कहीं नेचुरल होना भी चाहिए। उनकी बात भी अपने स्तर पर सही है, कहना ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं और ये है, लेकिन अब ये जाए तो जाए कहाँ। उनका अगर प्यार बहुत, अब प्यार की तुलना की जाए तो उनका अगर प्यार बहुत मजबूत था तो दूसरी शादी क्यों की, दूसरा धर्म परिवर्तन करके क्यों किया। अब धर्म परिवर्तन करके कानूनी रूप से अगर कहें तो धर्म परिवर्तन के बाद उन पत्नी का कोई हक नहीं रह जाता। उनका विवाह हिंदू मैरिज पद्धति से हुआ, बच्चे हिंदू मैरिज लॉ के तहत शादी हुई और बच्चों ने जन्म लिया। वो तो अब उसके बाद सौरभ ने अब धर्म बदला, धर्म बदलने के ये सारे सबूत हैं। ये देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ढाका बांग्लादेश, ये रिलीजन कन्वर्जन, ये लिखा और लिखा कि सभी जगह मेरा धर्म माना जाए और सौरभ नाम माना जाए। केवल कागज़ों में जहाँ है वहाँ सौरभ कांत तिवारी तब तक के लिए रख लिया जाए। और ये है, ये पूरे सब डॉक्यूमेंट। तो अब इसके बाद और उसके बाद ही, पहले वहाँ ऐसे नहीं, इसने ऐसे नहीं लव मैरिज की, जाते जाते चलते चलते कोई 1 महीने में कर लिया। प्यार चला, इकरार हुआ, इजहार हुआ, शुरुआत हुई। ये अपनी कंपनी की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थी, 2 करोड़ की उस समय केमिकल डील इसने और डीजीएम सौरभ कांत तिवारी के द्वारा हुई अपनी कंपनी की, बहुत अच्छी सफलतापूर्वक हुई। और उसके बाद इनका 1 महीने तक चला प्यार, तो उन्हें शादी का प्रपोजल किया, बताया मेरी पत्नी मर चुकी हैं, नहीं हैं। ये फिर एग्री हुई, जब उन्होंने धर्म बदल लिया तब इसका झुकाव ज़्यादा हो गया कि अरे ये तो व्यक्ति बहुत प्यार करता है, बेइंतहा जिसे कहते हैं, अनलिमिटेड, सीमाओं से भी पार प्यार करता है। जब धर्म बदल रहा है तो उन्हें लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने किया और उसके बाद फिर धर्म के परिवर्तन के साथ के पेपर लगे, फिर साथ में नोटेरियल सर्टिफिकेट बना, फिर उसके बाद ये मैरिज सर्टिफिकेट ये हुआ, फिर ये निकाहनामा है। हाँ, ये निकाहनामा है। अब इस निकाहनामे मस्जिद में गवाह हैं, काजी हैं, हाजी हैं, मौलाना हैं, बैतुल मुकारो मस्जिद है, ढाका में बहुत बड़ी मस्जिद है, गूगल पे भी मिलेगी। और ये है, और उसके बाद ये सब हुआ, बाकायदा ये पासपोर्ट हैं, वीज़ा हैं, और ये चीज़ें हैं रही हैं। तो इस तरह से इस सब के बावजूद, ये सब होने के बावजूद, ये पासपोर्ट है, वीज़ा है, सब इसको वैलिडिटी आई है। जब ये सब कुछ मैरिज हो गई, निकाह हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद जैसा कि मुस्लिम रीति रिवाज में भी सुहागरात हुई, अगले दिन उसके बाद दावत वलीमा हुई। दावत वलीमा में उनकी कंपनी के खुद सीईओ मिस्टर जॉन पहुँचे, कॉमन फ्रेंड पहुँचे, बड़ी पार्टी हुई, कॉमन फ्रेंड जैसे होती। उसके बाद फिर 4 दिन 4 रातों के लिए हनीमून पर गए, हेलीकॉप्टर पर साइट सीनिंग हुई। सोचिए आप कितनी लविश अरमान और कितनी इच्छाएं, कितनी प्रबल इच्छाएं रही होंगी जो हेलीकॉप्टर पर ऐसा हुआ। चलो ठीक है, अच्छा हुआ, रहा वहाँ। उसके बाद आए, उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई, नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब प्रेग्नेंट हो गई, अच्छी बात, खुशी की बात। तो उसकी पूरी देखभाल, प्रेग्नेंट होते उन्होंने इसकी नौकरी छुड़वा दी, 2 मेड लगा दी घर पे कि अब नहीं, अब ये अच्छा लगा, इसे केयरिंग है, बहुत केयरिंग है। भारत में तो ऐसे केयरिंग बहुत कम परिवार हैं, लेकिन वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। तो उसके आगे बढ़ा, तो जब ये प्रेगनेंसी के, फिर उसने वीज़ा अप्लाई किया कि इस बच्चे की डिलीवरी हम इंडिया में कराएंगे। वो वीज़ा भी है लगा हुआ
कि बच्चे को वहाँ चलेंगे, वहीं डिलीवरी होगी वहीं। तो उनका शायद पर्पज़ नागरिकता से संबंधित रहा हो, या कोई हो कि बच्चे का जन्म जहाँ होगा उनकी टेक्निकल या लीगल सोच रही हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसी समय ये बताया कि मेरे नैन, मैंने तेरे प्यार में एक बात छिपाई है, झूठ बोला है तुमसे। मेरी पत्नी जिंदा है, 2 बच्चे भी हैं, और मेरा उससे कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है। बस तुम ही हो, पत्नी मेरी तुम ही हो, बस तो थी, पहले थी। ये नाराज़ हुई, ये सुसाइड करने लगी। एकदम महिला को लगता है प्यार हो, और प्यार में एकदम झटका ऐसा आ जाए, 440 वोल्ट का एकदम करंट लग जाए, शॉक लग जाए, तो लगा। लेकिन उन्होंने इससे संभाला कि नहीं, अब अगर तुम आत्महत्या कर रही हो तो ये तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, 2 लोगों की आत्महत्या, 2 लोगों की हत्या हो जाएगी, ये है वो है। उसे बहुत प्यार से करके उसे संभाला, और फिर एडजस्ट हुई, फिर रही। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ आने डिलीवरी थी, तो डॉक्टरों ने कंसल्ट करके कहा कि वहाँ मत ले जाओ, यहाँ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ वेटर कर पाएंगे। तो उन्होंने दोनों ने सोचा, तो वेटर हॉस्पिटल, यॉर्क हॉस्पिटल है ढाका का, वहाँ 3.5-4 लाख रुपए दे के डिलीवरी कराई। देखिए, भारत में भी, हम भी भारत देश है, दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन 3-4 करोड़, 4.5 करोड़ रुपए खर्च करना डिलीवरी के लिए सर्जरियन में, यहाँ एक आम बात नहीं है, लोगों के लिए सोचना पड़ जाता है। लेकिन वहाँ उन्होंने किया अच्छा बेट। अब हॉस्पिटल ले जाने से लेके, वहाँ रहने से लेके, वहाँ खाना खिलाने से लेके, डिलीवरी वाले दिन, और ख़ुद बच्चे को गोद लेना, अपने ही हाथों से डॉक्टर से लेना, और सब कुछ करके घर आ गए। उसके बाद फिर इनकी पहली पत्नी वहाँ ढाका आई, 4 बार आई, बीच बीच में अलग अलग टाइम पे आई भी गई भी, 4 बार आई। यहाँ से एक बच्चे को भी लेके गई। फिर ये जब डिलीवरी के बाद सही हो गए तो उसको घुमाया फिराया, वहाँ वो सब किया, वो सब करती रही, ठीक है। और इसके बाद चलता रहा, आपस में एडजस्टमेंट हो गया, रहती, खाना बनाते, खाते पीते सब, मतलब एक अच्छे परिवार की तरह दोनों पत्नियां उन्होंने एडजस्ट कर ली। इसने मजबूरी में एडजस्ट कर ली कि मैं तो यहाँ रह रही हूँ, ठीक है, ये वहाँ रह रही हैं, अच्छी बात है, दीदी दीदी करके वो खाना बनाती, ये बनाती, खाते खिलाते, घूमते, ढाका जाते, आते फिरते, बस होता। इसी बीच में इसे गांव जाना पड़ा, अपने नेटिव प्लेस फरीदपुर ढाका, वहाँ गांव में गई। तो उसी बीच में वो इंडिया आ गई। इंडिया आई तो थोड़ी घटना इसको सरप्राइज़ लगी कि इनका सारा का जो वहाँ फ्लैट में था, वो सारा सामान, इवन पर्दे तक, बहुत चीज़ें, गोल्डन ज्वेलरी, वैल्यूएबल क्लॉथ्स, महंगे कपड़े और सब चीज़ें, अच्छे बर्तन, जो कि वो लेके सब आ गई यहाँ। जब ये वापस फरीदपुर से आई, अपने ढाका में अपने फ्लैट में आई बच्चे के साथ, तो उसने देखा ये क्या, तो उसने, अब उस समय भी सौरभ ने समझाया कि कोई बात नहीं, ले गई तो वो भी अपना घर है, वहाँ भी अपना, तेरा ही तो घर है, तेरे में तो ले गई, तेरे घर तो सजाने की, तू भी तो वहीं जाएगी, वहीं तो रहेगी जाके, तुम वहीं रहोगी जाके, वहीं होगा और वहीं सब, कोई बात नहीं, हम यहाँ और ले देते हैं, हम और ले देते हैं। और लिया भी थोड़ा बहुत सामान उन्हें लिया, और फिर से उसे एडजस्ट किया। फिर उसके बाद वो काम के पर्पज़ से भारत आ गए कि अब कंपनी को अभी भारत में मेरी ज़रूरत है, तो मैं इंडिया आता हूँ। इंडिया आ गए। इंडिया आके इससे कुछ लगा, 2023 की शुरुआत हो गई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसे लगा कि कहीं ना कहीं संबंधों में पत्नी है, तो पत्नी तो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं दूरियां बन रही हैं, कहीं कहीं कुछ हो रहा है। तब फिर ये मई 2023 में अपने आप 7-8 दिन के लिए यहाँ इंडिया आई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा और उसको लेके, और यहाँ आई। तब वो फिर नॉर्मल हो गए। यहाँ आके फिर घुमाया, ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, दरगाह, चांदनी चौक में महंगी महंगी शॉपिंग कराई, शिवालिक अपने घर में रखा, वहाँ रहे, फिर एडजस्ट, फिर होटल रखा, यहाँ रखा, घूमे फिरे सब जगह, सब बहुत अच्छा रहा, पूरा खर्च किया, बढ़िया किया। थोड़ा उस खर्च पे उन्हें परेशानी होती थी, इतने ये खरीदवा दिया, ये दिलवा दिया, ये दिलवा दिया, ये हमें भी दो, हमें भी दो। महिलाओं में हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है, महिलाओं का स्वभाव इतना वो नहीं था, लेकिन चलो वो भी बात। फिर ये चली गई वापस, उस समय बच्चे को नहीं लेके आई थी। फिर उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद उनका फिर बदल जाते थे, फिर वो बदले बदले से नज़र आते थे हुजूर वहाँ पहुँचने के बाद। फिर उसके बाद अगस्त में अभी अगस्त में आई है इंडिया, तो हमसे संपर्क किया कि क्या करूं क्या नहीं। क्यों, मुझे लगा प्रथम दृष्टया, पहले मुझे यही लगा कि ये मामला ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली डिस्प्यूट है। हमारे यहाँ भी देश में बड़े बड़े हीरो हीरोइंस की 2 पत्नियां हैं, सेकेंड मैरिज कब किससे ब्रेकअप होता है, कब कहाँ किसके साथ रहने, एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है यहाँ। हेमा मालिनी धर्मेंद्र वाला प्रकरण आपके सामने है,
हरियाणा की बहुत बड़ी राजनीतिक और वैसी फैमिली बिश्नोई फैमिली रही, बहुत वर्चस्व की फैमिली रही, नाम रहा पूरे देश में बिश्नोई फैमिलीज, लेकिन उन्होंने भी एडजस्ट किया, उस प्यार को निभाया। अभी आप कुछ फोटोग्राफ्स की बात कर रहे थे, उनके बांग्लादेश में जब वो रहे उस टाइम पीरियड की कुछ फोटोग्राफ्स थी, हम दर्शकों को वो फोटोग्राफ्स कुछ दिखाना चाहेंगे। ये उस बच्चे के साथ, जो इनका पहला बच्चा है, उसके साथ ढाका के फोटो वहाँ घूम रहे हैं। ला। हाँ, ये बच्चे के साथ के फोटो, निकाह के फोटो दो, ये देखिए, अब ये हैप्पी मैरिड लाइफ तो है, अब इससे ज़्यादा और हैप्पी क्या कहेंगे। ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो खाना खिला रहे, वहाँ वीआईपी सूट लिया गया एकदम, हॉस्पिटल के अंदर का फोटो। ये शादी के बाद के फोटो हैं, शादी के बाद के फोटो। ये कितनी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ। और दिखाएंगे आपको फिर ये बच्चे की हॉस्पिटल में लिया गया, तो सबसे पहले ये डिलीवरी से पहले का। ये देखिए, अब इतना प्यार तो, इतने प्यार के बाद क्या बचता है, मैं नहीं समझता कुछ बचता है। ये लास्ट मोमेंट, जब पति कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस चलो, बस चलो चलो चलो। और बोला जब निकाह हुआ कारो बैतुल मस्जिद, ये हैं अपने साड़ू भाई के साथ सौरभ अख्तर अली, सौरभ कांत तिवारी, एक थाली में भोजन कर रहे। एक थाली में भोजन खाने की परंपरा है, रीति रिवाज है। ये अपने अन्य परिवार वालों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। ये सब कोई फोटोग्राफ, तो ये सब कुछ जो है, ये ताजमहल, ये ताजमहल खुद फोटोग्राफी कर रहे हैं। देखिए आप, कितना प्यार, क्या कहेगा। लाल किला, ये देखिए राष्ट्रपति भवन, कुतुबुद्दीन ऐबक की बनाई कुतुब मीनार। ये देखिए, बड़ा सरप्राइजिंग फोटो है ये। इस फोटो में इनका पूरा परिवार वहाँ मायके का, सौरभ कांत अली, सौरभ अख्तर की ससुराल। मतलब फोटो दिखाने की इच्छा, सहमति, स्वीकृति, ये हट सकते थे यहाँ इस फोटो में, लेकिन नहीं, फोटो मेरा आना चाहिए इसमें। ये साड़ू भाई के साथ फोटो, ये टोपी लगी हुई, ये इंडिया गेट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फोटोग्राफ, ये सब कुछ इस बात को बताते हैं कि बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ थी, और इसी आशा में अभी भी है और आई। फिर हमने लीगल प्रोसेस जो किया है यहाँ का, उसके बाद ये था, जब वो यहाँ आई, G20 का सम्मेलन चल रहा था, बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री जी शेख हसीना जी भारत आई हुई थी। तो जब इसका वहाँ नहीं काउंसलिंग हुई, तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन बांग्लादेश हाई कमिश्नर के द्वारा बांग्लादेश की मिनिस्टर शेख हसीना जी को दिया। उन्होंने हाईली रिकमेंडेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लखनऊ भी पूछताछ हुई, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ही फ़ोन आए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ही फ़ोन आया, और उन्होंने सब बात करके बताई कि अच्छा ये मामला है, सब नोट कर लिया। और उसके बाद उस मामले को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भेज दिया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अब आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो आगे होगा। इस बीच में एक नई और इम्प्रूवमेंट हुई, क्योंकि इससे सौरभ और सोनिया की भारत यहाँ रहने के दौरान, दिल्ली में भी रहने के दौरान इनसे बात होती थी, उस पर होती थी, विभिन्न सोशल साइट्स पर होती थी, चैटिंग होती थी, उस तरह से बात करती थी। तो उसे लगा कि शायद कहीं ना कहीं हमारे पति के साथ गलत हो सकता है, या संपत्ति के लिए या कोई चीज़ के लिए। तो हमने इसकी तरफ से एक शिकायत, कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर में दी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश को दी, डीसीपी ग्रेटर नोएडा को दी, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी उत्तर प्रदेश के, इस आशय के साथ इनके पति की सुरक्षा की जाए। बहुत से ऐसे मामले हुए हैं जिनमें पत्नियों के चक्कर में या इधर उधर के चक्कर में हत्याएं हो गई हैं पतियों की, तो हत्या ना हो, सुरक्षा हो, संरक्षण हो, जिससे इनका जीवन बच सके।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोनिया जी और एपी सिंह जी। और जैसे ही इस केस में अगला कोई मोड़ आता है या अगला कोई भी अपडेट आता है, हम आप लोगों तक उसकी जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।